Hello dear student. Today we are discussing another topic, that is extranuclear genome, presence and function of mitochondria and plasmid, DNA and plasmid. एक्स्ट्रा जीनोम्स का मतलब यह है कि ऐसे जीनोम या ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स जो यूकेरियोटिक कोशिका, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूकेरियोटिक कोशिका, और यूकेरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस या केंद्रक के बाहर जो डीएनए पाया जाता है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स के नाम से जानते हैं। जहाँ तक यूकेरियोट्स में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की बात है तो ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये प्लाज्मिड के रूप में मिलता है। प्लाज्मिड यूकेरियोट्स में भी मिलता है कहीं पे, और ये कई प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है। प्लाज्मिड जो मेन जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अदर देन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है जो नॉन एसेंशियल जीन्स को कैरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया की बात है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, एज यू नो, और जबकि क्लोरोप्लास्ट है सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलता है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं, और ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। और इन यूकेरियोट्स में, अगर हम यूकेरियोट्स में अगर बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में हमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स मिलते हैं, और प्रोकैरियोट्स में ये प्लाज्मिड के रूप में मिलते हैं, लेकिन प्लाज्मिड कई बार यूकेरियोट्स में भी मिलते हैं। द extra nuclear genome of mitochondria and chloroplast replicate independently of the cell division. That's important. जब सेल डिवीज़न होता है, हम जानते हैं सेल डिवीज़न होने से पहले कोशिका एस फेज से गुजरती है, और वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। किस तरह से डीएनए की कॉपी बनती है हम पहले रेप्लिकेशन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो वो सारी प्रोसेस एस फेज के दौरान होती है, और उसके बाद में जो डिवाइडिंग जो फेज है जिसको मेटाफेज के नाम से जानते हैं, मेटाफेज हो सकती है, मियोसिस हो सकता है, माइटोसिस या मियोसिस हो सकता है। उस अवस्था में ये जो वहाँ पर जो जीनोम्स रेप्लिकेट होते हैं वो सेपरेट होकर के अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं, और ये बराबर मात्रा में जाते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ये वो जो सेल डिवीजन्स के दौरान जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उससे इसका ये उससे बिल्कुल डिफरेंट तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। दे रेप्लिकेट इन रेस्पॉन्स टू सेल इंक्रीजिंग एनर्जी नीड विद एडजस्ट ड्यूरिंग द सेल्स लाइफ स्पॉन्स। तो जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया है और उसके जो जीनोम्स हैं वो जहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एज वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो ऐसी कोशिका जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस कोशिकाओं में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाती है पर सेल्स में। और ये तो वहाँ पर जो डीएनए, चूँकि जब माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो ओबियसली एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोशिका की रिक्वायरमेंट कैसी है उसके अनुसार ये डिपेंड करता है। फॉर इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट कुछ कोशिकाओं में जहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल लीफ सेल्स, तो वहाँ पर सेल्स जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन इन कंपेयर टू दूसरे, अगर जैसे सेल्स स्टेम सेल्स हैं या दूसरी और सेल्स में देखेंगे वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की संख्या या तो बहुत ही, या कई बार जीरो भी हो जाती है इन केस ऑफ द रूट्स और ल्यूकोप्लास्ट वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दे आर रेप्लिकेटिंग अकॉर्डिंग टू द नीड। कैसी कोशिका की ज़रूरत है उसी तरीके से इनका रेप्लिकेशन होता है। सिंस दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, जीनोमिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीनोम इज रेयरली फाउंड इन ऑफस्प्रिंग। जब हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एज वी नो इन केस ऑफ
मियोसिस में हमने देखा है कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें जो क्रॉसिंग ओवर होता है और एक्सचेंज ऑफ जीन्स के टेक प्लेस होता है, जैसे कि हमने इसमें मियोसिस में पढ़ा। इसी तरीके से माइटोसिस में भी जो जीन्स का एक्सचेंज होता है, जिसको माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इनकी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जीनोम में जो रेप्लिकेशन होता है उनमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही कम पाता है और बहुत ही रेयर होता है, लेकिन ये मिलता है एक्चुअली। रिसेंट स्टडीज ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड जीनोम्स आर यूनिपेरेंटली इनहेरिटेड, दैट्स इम्पोर्टेंट। ये इसलिए इसको हम जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, जब एक कोशिका जो स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स दोनों मिलकर के जाइगोट बनाती है, तो स्पर्म सेल्स की जनरली वहाँ का सिर्फ न्यूक्लियस ओवम सेल्स में माइग्रेट होता है और वहाँ पर वो उसको फिर जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म जो रहता है वो साइटोप्लाज्म मदर सेल्स का ही होता है, ओवम सेल्स का होता है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो मदर सेल्स के या ओवम सेल्स के जो साइटोप्लाज्म रहते हैं वो ही आगे जाकर के दूसरी प्रोजेनी में जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं वो मदर के द्वारा ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, लेकिन कई बार ये 22 वर्षा भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होती है। जनरली जो जीन्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के, वो फ्रॉम मदर टू अनदर जनरेशन में जाती है। तो इसमें जो स्पर्म्स का है उसका रोल नहीं होता, यद्यपि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में स्पर्म सेल्स है उसमें, इन केस ऑफ ह्यूमंस उसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन को। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जहाँ तक उनको इनहेरिटेंस की बात है तो ये फ्रॉम द मैटरनल साइड ही होते हैं, पैटर्नल का इसका रोल बहुत कम होता है, रेयरली इसमें पैटर्नल इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल्स, ब्रेकिंग डाउन द फ्यूल मॉलिक्यूल्स एंड कैप्चरिंग एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। हम ये जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम है वो एनर्जी रिलीज करना। इसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट है जो यूनिसेलुलर एल्गी से लेकर के मल्टी सेलुलर प्लांट्स में तो पाया जाता है, उनका मेन काम होता है जो लाइट है उसको कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस का काम करना। Mitochondria and chloroplasts likely begin as bacteria and they engulfed by larger cells. This is known as the endosymbiotic theory. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में इंडिपेंडेंटली रहते थे और थ्रू इवोल्यूशन के प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता था और क्लोरोप्लास्ट अपना काम करता था। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था ये यूकैरियोटिक कोशिका के संपर्क में आता है और पहले म्यूचुअली कुछ समय के लिए ये एक दूसरे से कभी अलग हो जाते थे, कभी कोशिका के साथ में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे थ्रू इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान ये अज्यूम किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका का एक परमानेंट पार्ट बन गए। इसी तरीके से जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम प्लांट्स के नाम से जानते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो जीव हैं उनमें ये क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इंडिपेंडेंटली रहता था, लेकिन ये कुछ यूकैरियोटिक कोशिका में परमानेंटली उनमें इंगल्फ हो गए, वहाँ पर उनका परमानेंट पार्ट हो गया और फिर ये इनहेरिटेड होते गए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और ये इसका अब ये परमानेंट पार्ट बन चुके हैं। तो ये थ्योरी को हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एविडेंस दिए जाते हैं। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अगर हम इंटरनल एनाटॉमी की बात करें
उसके अंदर पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स की बात करते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए है उसकी बात करते हैं, या फिर उसके अंदर पाई जाने वाली जो केमिकल जो रिएक्शंस वगैरह होती है उनकी अगर हम उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके देखें तो ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाता है कि बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दे आर रिसेंबल टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स से ये रिसेंबलेंस दर्शाती है। फॉर एग्जांपल जैसे सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सेम केस इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इसी तरीके से अंदर की जो मशीनरी है पूरी की पूरी एज इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स की पाई जाती है। तो इन सारे एविडेंस के आधार पर हमें ये पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रोकैरियोटिक नेचर, but by during the evolution it becomes a permanent part of the eukaryotic cells. This is known as the endosymbiotic theory। इसको हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। हाउ इज नॉन न्यूक्लियर डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर इनहेरिटेड। ये इम्पोर्टेंट है और इसको हम यहाँ पे समझना है कि किस तरह से जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, वो कैसे एक जो पेरेंट सेल्स हैं उनसे किस तरह से मदर सेल से किस तरह से वो प्रोजेनी में जाता है। इनको समझने से पहले हमें कुछ इसके जो डीएनए पाया जाता है इसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उसके कुछ हम बेसिक कैरेक्टर अगर हम देख लें इसमें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक तो इसमें पॉलीप्लॉइडी नेचर होता है, हाई कॉपी ऑफ नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उनकी जो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो पाया जाता है उसकी एक से ज़्यादा कॉपी पाई जाती है, कई बार थाउजेंड्स कॉपियाँ उसमें पाई जाती है। और सेल्स यूजुअली हैज़ मैनी कॉपी, करीब 1000 कॉपी ऑफ सिंगल डीएनए, एक ही डीएनए है। जबकि हम जानते हैं इसमें न्यूक्लियर जीनोम में अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर जीनोम में डीएनए के सिर्फ एक ही कॉपी, डबल कॉपी पाई जाती है। अगर डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है तो सिंगल कॉपी पाई जाती है। जबकि इसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स कॉपी पाई जाती है एक जीन्स की, ठीक है, क्योंकि एक ही डीएनए उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज पाई जाती है। देन उसके बाद में इंडिविजुअल माइटोकॉन्ड्रिया कैन फ्यूज एंड एक्सचेंज जेनेटिक मैटर बट इट इज़ लेस कॉमन इन क्लोरोप्लास्ट। ये भी देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल जो माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं कोशिका के साइटोप्लाज्म में, वो एक दूसरे से फ्यूज हो सकते हैं और फ्यूज होने के बाद में वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। कई बार ये देखा गया है, रिसेंट स्टडीज ये बताती है। लेकिन ये इस तरह की जो जेनेटिक एक्सचेंज की जो कैपेबिलिटी है ये क्लोरोप्लास्ट में बहुत ही रेयर केस में देखी गई है, लेकिन इट्स हैपनिंग इन क्लोरोप्लास्ट आल्सो। सेकेंड है रैंडम सेग्रीगेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड द जीन्स दे कैरी आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें कोई भी एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होता है कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, कितने माइटोकॉन्ड्रिया किस अवस्था में एक प्रोजेनी से, एक मदर सेल से एक प्रोजेनी में जाएंगे। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ही अनइक्वल होता है। इसलिए जो कैरेक्टर हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड जो कैरेक्टर हैं या उनसे रिलेटेड कोई डिजीज़ है, उनका पैटर्न भी इस तरह से रैंडम होता है। मतलब उसमें क्लियर कट किसी तरह का कोई रेशियो हम नहीं निकाल सकते, किसी तरह की हम उसमें प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो इसको हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि जब भी इनसे संबंधित कोई भी कैरेक्टर का हम अध्ययन करेंगे तो हम मेंडेलियन नियम से उनकी कभी भी अध्ययन नहीं कर सकते, उनके अनुसार किसी तरह का हम रेशियो वगैरह उससे नहीं निकाल सकते। तो when the cells divides, the organelles that happen to be opposite side of the cleavage furrow or cell plate will end in different daughter cells। तो जैसे कोशिका का एक ओवम सेल्स और एक एंथ्राजोइड सेल्स अगर दोनों मिलकर के जाइगोट बनाती है, तो जब ये जाइगोट बनाने के बाद में जैसे उस फर्स्ट सेल्स में फर्स्ट डिविजन्स होता है, 2 कोशिकाएं बनती है, तो उस समय
जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो ओवम साइटोप्लाज्म में था वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये भी संभव है कि आधे पार्ट में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए जो दूसरी सेल्स में बिल्कुल भी उनके जीन्स बिल्कुल अलग हों। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस के कि दे आर जनरली सिंगल पेरेंट्स इनहेरिटेंस है। सिंगल पेरेंट इनहेरिटेंस दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि नॉन न्यूक्लियर डीएनए इज ऑफन इनहेरिटेड यूनिपेरेंटली, मीनिंग दैट ऑफस्प्रिंग गेट डीएनए ओनली फ्रॉम द मेल और फीमेल पेरेंट्स, नॉट बोथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, इसको मैं भी पहले भी बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ मदर सेल से और कई बार ये मेल सेल से भी एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाता है, लेकिन इसमें दोनों मेल और फीमेल सेल्स दोनों इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इसको हम सिंगल पेरेंट इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे इन केस ऑफ अगर ह्यूमंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो मिलते हैं हमें सिर्फ मदर की साइड से हमें वो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं।